सबसे पहले तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है अमरीकी अड्डे पे। अमेरिका ने 2 मरतबा और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक 3 मरतबा ईरान की जो बंदर अब्बास का इलाका है, बंदरगाह है वहाँ पे अटैक किया, जिसे जनूबी ईरान भी कहते हैं। ईरान ने बार बार वार्निंग दी और उसके बाद फिर ईरान ने एक जवाबी हमला किया है। ईरान का जवाबी हमला कुवैत में किया गया। ईरान ने दावा किया कि कुवैत में वो अमरीकी बेस है जिसे इस्तेमाल किया गया ईरान पर अटैक के लिए या बंदर अब्बास के इलाके में अटैक के लिए, तो हमने वापस अटैक उसी बेस के ऊपर किया है। अलैहिस्सलाम वहाँ पे एक एयर बेस है, ज़्यादा इम्कानात ये है कि शायद उसके ऊपर ईरान ने कोशिश किया अटैक करने की। अमेरिका का मौक़िफ़ कुछ और है, ईरान का मौक़िफ़ कुछ और है। ईरान ने कहा जी हमने जो हमला किया वो कामयाब हुआ और उसमें हमने नुकसान पहुँचाया, जबकि अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया और ईरान की जानिब से 1 मिसाइल और 5 ड्रोन जो दागे गए उन सबको फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। ये सेंटकॉम का ये मौक़िफ़ आया। अब हकीकत क्या है, ये पहले भी अमेरिका अपना नुकसान छुपाता था और ईरान जो है वो भी अपना नुकसान कम करके बताता था, और अमेरिका ईरान का नुकसान ज़्यादा करके बताता था, और ईरान जो है वो अमेरिकी नुकसान के ऊपर भी सबूत देता था। तो अब मामला ये है कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कुवैत में अमेरिका को नुकसान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने बड़े लंबे टाइम के बाद, लगभग 2 महीनों के बाद वापस एक जवाबी कार्रवाई की है जंगबंदी के बाद। और ये जवाबी कार्रवाई जो है इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि ईरान ने एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे जारी किया है, और ईरानी क़यादत ने एक आला सतही मीटिंग के बाद ये बाकायदा ऐलान जारी किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया जनूबी ईरान पर तो फ़ौरन शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। इसका मैकेनिज़्म बना लिया गया है। देखिए, इसको आप समझें कि ईरान ने होल्ड कर लिया था अपनी पूरी फोर्सेस को और उन्हें ये आगाह कर दिया था कि कोई भी हमला करने से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हमला हो जाता है और एक जंग वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है तो फिर ईरान इसको खुदकार सिस्टम पे डाल देता है कि जैसे ही हमला हुआ आपने फ़ौरन जवाबी कार्रवाई करनी है, फ़लाँ जगह पे कार्रवाई करनी है, आपको किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ईरान में ये प्रॉब्लम भी है कि उनकी क़यादत को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो फ़ौजी क़यादत हो, चाहे सियासी क़यादत हो, चाहे मजहबी क़यादत हो, तो निशाना बनाया जाता है। तो वो करते ये हैं कि वो अपने 2-2, 3-3, 4-4 बंदे नॉमिनेट कर देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा। तो वो सिस्टम को जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं, एक ऐसे निज़ाम को बना देते हैं जिसमें गुंजाइश नहीं रहती उनके दुश्मन के पास कि वो किसी तरह से फौरी तौर पे मामले को कंट्रोल करे। तो अब ईरान शायद उसी मुकाम पे पहुंच गया और उनकी क़यादत ने यह फ़ैसला किया है कि अगर अमेरिका ने अब दोबारा जनूबी ईरान के ऊपर अटैक किया तो फ़ौरन शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे गुस्सा है कि वो निकालना चाह रहे हैं अपने करीबी टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को, अपने दोस्तों के ऑयल टैंकर्स को स्कॉट करके, और ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमरीकी निगरानी में यहाँ से टैंकर्स निकल सकते हैं। अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इस बात पे बहुत गुस्से में है कि चाइना के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो बगैर किसी स्कॉट के, यानी कोई सिक्योरिटी ना उनके आगे ना उनके पीछे, कोई बहरी जहाज़ या एयरक्राफ्ट उनको जो है स्कॉट नहीं कर रहे होते, वो अपना झंडा लगाते हैं। चीन के ऑयल टैंकर्स वो पहले आबनाए हुरमत में से गुजरते हैं, ईरानी उन्हें सलाम करते हैं, उसके बाद वो अमरीकी नाकाबंदी में से गुजरते हैं, अमरीकी उन्हें सलाम करते हैं और वो चले जाते हैं अपना तेल लेकर अपनी सरजमीन पे। इस वक्त तो सिचुएशन ये है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ उस वक्त हुई जब अमेरिका ने कोशिश की कि स्कॉट करके कुछ कंटेनर्स को निकाला जाए आबनाए हुरमत में से ताकत के बलबूते पर। जब उन्होंने ये करने की कोशिश की तो ईरान ने उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और फिर इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो इस बात पे भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तकलीफ है और वो बहुत गुस्से में है कि जनाब ये बगैर सिक्योरिटी के चाइना यहाँ से जा रहा है, हम सिक्योरिटी फराहम करने के बावजूद यहाँ से ऑयल टैंकर्स को नहीं गुजार पा रहे। देखिए, इसमें 2 बड़ी वजूहात हैं कि अमेरिका यहाँ से स्कॉट करने के बावजूद, सिक्योरिटी देने के बावजूद, हथियारों से लैस जंगी जहाज़ों को लाने के बावजूद यहाँ से क्यों नहीं गुजर पा रहा। वजह यह है कि ये आबनाए हुरमत स्ट्रेटेजिकली ऐसे मुकाम पर बनी हुई है कि यहाँ से जो मकामी लोग हैं उनकी मर्जी के बगैर गुजरना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत पतली हो जाती है इस जगह पे आके। एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है, और ईरान ने अपनी फ़ौज और अपनी कुव्वत वहाँ पे इकट्ठी की हुई है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो थोड़ी बहुत उनकी एयरफोर्स है या उनके मिसाइल और ड्रोन्स हैं, वो उसकी निगरानी करते हैं। फिर समंदर में ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ भी नहीं है। फिर उसने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं पानी के अंदर, उसका सिर्फ ईरान को पता है कि वो कहाँ पे हैं या नहीं। तो ये जो आबनाए हुरमुज़ जो पहले ही बहुत बारीक है उसको और बारीक कर दिया वहाँ पे जगह जगह पे ईरान ने
बारूदी सुरंगें पानी के अंदर बिछाने के बाद। तो अब एक बिल्कुल पतली सी एक राहदारी है जहां से गुजरना होता है बहरी जहाज़ों ने, जो ईरान ने रास्ता दिया हुआ है। अब वहां आप बड़े आराम से फायरिंग कर सकते हैं, शेलिंग कर सकते हैं, इवन मार्टर फायर कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि ऐसे टैंकर्स को वहां से लेकर चले जाएं जिनके अंदर तेल भरा हुआ है। कश्मीर नाजरीन फिर निकल आया, कश्मीर से मजीद रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं। बजाय रुकने के, बजाय पीछे हटने के, कश्मीरी लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही उनकी ट्रेनिंग है, इसी तरह के वो लोग हैं। कश्मीरी लगभग 70 साल से भारत के साथ लड़ रहे हैं। वहाँ पे 10 लाख की फ़ौज दाखिल की गई मकबूजा कश्मीर में, वो फिर भी लड़ते रहे। अभी पाकिस्तानी फोर्सेस दाखिल की गई हैं आज़ाद कश्मीर में, तो यहाँ पे भी वो सरेंडर नहीं कर रहे, गोलियाँ खा रहे हैं लेकिन वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने बड़ा सख्त फैसला किया है। BBC ने इसको रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के मीडिया को तो रिपोर्ट करने की इजाज़त भी नहीं है। मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए कुछ और दिया गया है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान। मीरपुर में हड़ताल कर दी अवाम ने, और सूरत हाल ये है कि 48 घंटों में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान के बीच में और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच में लड़ाई हुई, फायरिंग के वाक़यात भी हुए और उनके नतीजे में बहुत सारे लोग शहीद हो गए। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो दावा है वो ये है कि 31 लोग उनके शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कई जगह पे कश्मीरियों की जानिब से जवाबी फायरिंग भी की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और उसके नतीजे में उनका दावा है कि 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 1 रेंजर्स के एहलकार की शहादत का भी दावा किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब 31 लोगों की शहादत गुज़िश्ता 48 घंटों में बताई जा रही है, और कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि मज़ीद लोग भी शहीद हैं, लेकिन अभी कन्फर्मेशन उनकी नहीं आई। बहरहाल इन्होंने फैसला किया कि वो रुकेंगे नहीं, वो और आगे बढ़ेंगे और वो जाएंगे असेंबली की तरफ, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। अब मज़ीद लोगों को रोकना है, इन रैलियों को रोकना है या इनके रास्ते में रुकावट डालनी है, तो स्टेट को दोबारा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आलमी मीडिया इसकी अब भरपूर कवरेज करना शुरू हो गया है। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि गार्डियन ने भी इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, अमेरिकन मीडिया भी इसके ऊपर लिख रहा है, अल जज़ीरा ने इसके ऊपर बड़ी तफसीली रिपोर्टिंग की है, और ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट 30 पीपल आर alleged to have been killed in Pakistan administrated Kashmir in the past 2 days, यानी 2 दिन के अंदर इतने लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और बड़ा ब्रूटल स्टेट क्रैकडाउन हुआ है, और जो पब्लिक के ऊपर जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर, और ये निहत्ते लोग हैं जिनको मारा जाता है। ज़्यादातर लोग निहत्ते हैं, बंदूक वाला आदमी तो ऐसे नहीं मारा जाता, बंदूक वाला आदमी तो आगे से रिएक्ट करता है, वो आगे से गोली चलाता है। ये तो निहत्ते लोग हैं जो शहीद हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारों को आप जानते हैं, कोई इमाम मस्जिद है, कोई उस्ताद है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई नौजवान है, कोई बच्चा तालीम हासिल कर रहा था वो शहीद हो गया, एक PhD कर रहे थे उसामा साहब वो भी शहीद हो गए, एक एयरफोर्स का नौजवान है ऑफिसर, उसके वालिद भी शहीद हो गए। तो ये सारे आम लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं। 1-2 गोलियां लगी हैं कमांडर फारूक को। ये कमांडर फारूक जो हैं इन्होंने माजी में एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। जब इंडियन फोर्सेस दाखिल हो गई आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तानी फोर्सेस उनको नहीं रोक पाई, तो उस वक्त कमांडर फारूक ने, ये फारूक साहब ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर लोकली भारतीय फ़ौज का मुकाबला करना शुरू किया, और इन्होंने इतना शदीद मुज़ामत की और इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया कि भारतीय फ़ौज को वापस मकबूजा कश्मीर की हदूद में धकेल दिया, और इन्होंने हिफाजत की आज़ाद कश्मीर के उस पूरे खित्ते की जिसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा था इंडिया। यानी जहां पाकिस्तान की फ़ौज बेबस हुई, वहां पे मकामी लोगों ने निकलकर हथियार उठाकर मुकाबला किया भारतीय फ़ौज का। उसके बाद ना इन्हें कमांडर फारूक का खिताब दे दिया गया। पहले फारूक इनका नाम था, फिर इन्हें कमांडर फारूक का खिताब दिया गया। फ़ौजी हलकों में इन्हें बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता था, लोग इनसे बहुत प्यार करते थे कि इन्होंने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए भारत की एक ताकतवर फ़ौज का मुकाबला किया था अपने चंद साथियों के साथ। अब कमांडर फारूक को भी 2 गोलियां मारी हैं, यानी वो कमांडर फारूक जिसने भारतीय फ़ौज से आज़ाद कश्मीर के रकबे को बचाया था और जो वो कब्ज़ा करने जा रहे थे वो कब्ज़ा छुड़वाया था। अब वो कमांडर फारूक जो है वो राह का एजेंट है। यानी ये पाकिस्तान की हुकूमत तो यही कहती है ना, बिलावल की जो हुकूमत है वो भी यही कहती है, यानी बिलावल के मुताबिक ये लोग दहशतगर्द हैं, बिलावल के मुताबिक ये लोग शरपसंद हैं, बिलावल की हुकूमत के मुताबिक ये लोग इंडिया के एजेंट हैं और ये पाकिस्तान मुखालिफ शरपसंद अनासिर हैं, तो इन्हें कुचलना बहुत ज़रूरी है। बिलावल की पार्टी तो यही कह रही है, बिलावल भी यही कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल इनके मुतालबात भी दोहराता है ताकि अवाम का वोट मिल जाए। बड़ी इनकी ऑकवर्ड सिचुएशन है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम भी रखा हुआ है, उनके मुतालबात के हक में बात भी करते हैं।
क्योंकि अवाम उन मुतालबात के साथ खड़ी है। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में, इतनी बुरी सिचुएशन में कभी किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ा। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों के अंदर जड़ें थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पहले यहाँ पे हुकूमत भी कर चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने भी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, वो भी नहीं लड़े। तो अब गेम जो है वो सारी हुकूमत के पास आ गई। पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर इलेक्शन लड़ना था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इलेक्शन के नतायज पहले से ही तय कर लिए गए, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नतायज पहले से तय कर लिए गए थे। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंदे मार दिए ना इतने सारे, इसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ना ये इन लाशों को छुपा पा रहे हैं। एक एक रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा कर लिया है आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने, और वो ये मानने को तैयार नहीं है। उनके ओवरसीज़ में बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, बल्कि सबसे बड़ी तादाद में ओवरसीज़ उनके हैं, बरतानिया में ख़ास तौर पर। तो कश्मीरी यहाँ पे भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, हर फोरम के ऊपर जा रहे हैं, उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन सारी चीज़ों को मैनेज तो करना है, तो मैनेज करने के लिए इन्होंने नूरा कुश्ती शुरू करवाई है। इलेक्शन के नतायज पहले से तय थे, उसका एक बड़ा सबूत अता तारड़ का एक स्टेटमेंट है। ये जरा एक लाइन का स्टेटमेंट है अता तारड़ का, जरा आप सुनिए ये क्या कह रहा है। आज आपने देखा कि सिर्फ रावला कोट में 6 लाख वोट जो है वो पूरे इलाके में कास्ट हुआ। देखिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ का कहना है कि रावला कोट में 6 लाख वोट कास्ट हो गया। भाई, रावला कोट में तो भी वोटिंग ही नहीं हुई, रावला कोट में तो भी इलेक्शन ही नहीं हुआ। बेचारों को अब स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा। ये पहले से इनको पर्चियां दी हुई थी कि फलां फलां जगह पे इतना इतना वोट कास्ट होगा, इतना वोट आपको पड़ जाएगा, इतना इनको पड़ जाएगा, इतनी सीटें आपको दे देंगे, इतनी सीटें आपको दे देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हम हुकूमत दे देंगे बिलावल को, और यहां कश्मीर में हुकूमत दे देंगे मरियम को। तो आप लोग दोनों खुश रहेंगे, एक हुकूमत आप ले लें, एक हुकूमत आप ले लें, बस आपस में आप नूरा कुश्ती करते रहे। अब जब खून बह गया ना सिक्योरिटी फोर्सेस से, और वो बड़े पैमाने पे खून बह गया, और आलमी सतह पे ये खबर भी आना शुरू हो गई, तो इस दबाव से निकलने के लिए बिलावल को और मरियम को ड्यूटी दी गई कि अब आप नूरा कुश्ती शुरू कर दें, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा नूरा कुश्ती करें। अब अंदाज़ा करें, मरियम कहती है कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है, ये मरियम ने पूछा। अब बंदा पूछे, इसका पूरा टब्बर जो है वो जाली इलेक्शन में जीत कर आया हुआ है मरियम नवाज का। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से चारों शाने चित हुआ था, बेड़ा गर्क करके रख दिया था यास्मीन राशिद ने। फिर नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने लास्टिक की शलवार पहना दी, आधी रात को वहां का RO तब्दील करके। इतनी खौफनाक धांधली है नवाज शरीफ के हल्के में कि अगर नवाज शरीफ के सामने भी आप रख देना वो सारे डॉक्यूमेंट, और उससे कहें कि जाली रिजल्ट बना दे, तो वो खुद भी नहीं बना सकता बेचारा। तो एक तो ये नवाज शरीफ, इनका जो टब्बर का सबसे बड़ा आदमी है, वो चोरी करके आया इलेक्शन, बारीक वारदात तो वो थी। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ कैसे जीता, हमजा कैसे जीता, मरियम खुद मेहर शराफत से इलेक्शन हारी है, आलिया हमजा ने शिकस्त दी है हमजा शहबाज को। तो ये तो इलेक्शन सारे के सारे हार गए थे। ये हारे हुए इलेक्शंस के बाद इनको फॉर्म 47 जारी किया गया है। अब शर्जील इनाम मेमन जो है सिंध से, वो वहां से स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहे हैं जी कि ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे, तो ये मैंडेट तो सारों को मिले थे। अब ये और स्टेटमेंट आप सुने, फिर मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ। ये पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये तो बहुत ही लो किस्म का इनका इंटेलेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट आप सुने। बिलावल ने कल किसी का गिरबान पकड़ा, रात तक पाँव पकड़ के वजाहतें देता रहा, क्योंकि बिलावल ने कल स्टेटमेंट दिया था ना एस्टेब्लिशमेंट और रियासत के खिलाफ, तो बाद में रात को पाँव पकड़ के वजाहतें देता रहा टीवी चैनल्स पे बैठ के। ये जनाब उसको टॉन्ट किया है। कि एक और चीज़, बिलावल का स्टेटमेंट है, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हुए हैं। तो ये बिलावल ने भी स्टेटमेंट दे दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत धांधली की गई है। फिर शर्जील मेमन आता है, वो कहता है ऐसा भी हुआ है कि इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पर 110% तक वोट पड़े। ये जो हुआ था 2024 के इलेक्शन में, जब PTI को निकालने के लिए आसिम मुनीर साहब ने पूरी गेम डाली थी। अच्छा, ये सारे एक दूसरे को कह रहे कि तू भी धांधली से आया, वो कह रहे तू धांधली से आया, ये नहीं बता रहे लेकर कौन आया। अब्बा जी का नाम नहीं लेंगे दोनों। बिलावल कह रहा है कि तुम्हें धांधली से लाया गया, ये नहीं